अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एवरीवन। आज हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का लेक्चर नंबर 28 है और आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन नंबर 12, जो किस हवाले से है बार टू फर्दर सूट। आज हम सिर्फ इस सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन नंबर 12 बार टू फर्दर सूट, ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के उन प्रोविजंस में से जो किस हवाले से हैं, जो सिविल कोड के जुरिस्डिक्शन के ऊपर बार लगाते हैं कि सिविल कोड इन मैटर्स को नहीं सुन सकता। तो जो मैटर सेक्शन नंबर 12 कवर करता है, उन मैटर्स के हवाले से जब सूट लाया जाएगा तो सिविल कोड उन मैटर्स को नहीं सुन सकता। अब हम देखते हैं कि ये जो टर्म है बार टू फर्दर सूट, इसका मतलब क्या है। यहाँ पर क्या लिखा है, फर्दर सूट यानी कि मजीद सूट। फर्दर का अगर हम लफ्जी मतलब देखें तो क्या है, मजीद, यानी कि मजीद सूट फाइल नहीं किया जा सकता। यानी कि इसका मतलब ये है कि पहले एक बार तो किया हुआ है। तो बार टू फर्दर सूट का क्या मतलब है, यानी कि आपको नए सूट फाइल करने से मना किया जा रहा है। फ्रेश सूट, सेकंड टाइम सूट फाइल करने से मना किया जा रहा है। न्यू सूट फाइल करने से मना किया जा रहा है। ठीक है, तो बार टू फर्दर सूट का क्या मतलब है, बार ऑन सेकंड सूट, बार ऑन फ्रेश सूट, कि आपको सेकंड टाइम सूट फाइल करने से मना किया जा रहा है उन मैटर्स के हवाले से जो कि सेक्शन नंबर 12 कवर करता है। ठीक है, अभी जो सेक्शन नंबर 12 है इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट कौन से, सेक्शन नंबर 12 का सबसेक्शन 1, और दूसरा कौन से, सेक्शन नंबर 12 का सबसेक्शन 2। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पेशली सेक्शन नंबर 12 ठीक है, पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन नंबर 12 का जो सबसेक्शन 1 है उसे। बैरे की जो लैंग्वेज, जो पहले बुक की लैंग्वेज उसे हम पढ़ेंगे, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स ड्रॉ करेंगे और फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 12(1) क्या कहता है, इसकी बुक की लैंग्वेज क्या है। वेयर अ प्लेंटिफ इज प्रीक्लूडेड बाय रूल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पार्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन, कि जब किसी प्लेंटिफ को, किसके बारे में है ये बार, सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ के हवाले से, ना डिफेंडेंट के हवाले से, ना कोई और पार्टी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ, कि जब प्लेंटिफ को मना किया गया हो, जब प्लेंटिफ को रोका गया हो, किससे, बाय रूल्स, रूल्स के जरिए रोका गया हो। रूल्स किसे कहते हैं, इसको हम बाकायदा डेफिनेशन से पढ़ेंगे। यहाँ पर किन रूल्स की बात हो रही है। रूल से मना किया गया हो फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट, के वो फर्दर सूट इंस्टीट्यूट ना करे, यानी कि सेकंड सूट इंस्टीट्यूट ना करे। किस हवाले से, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पार्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन, किसी मखसूस कॉज ऑफ एक्शन के हवाले से। कॉज ऑफ एक्शन किसे कहते हैं, कॉज ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है वो ग्राउंड्स जिसकी वजह से प्लेंटिफ सूट फाइल करता है, वो तमाम फैक्ट्स, वो तमाम ग्राउंड्स जो प्लेंटिफ को इनेबल करते हैं कि वो कोई सूट फाइल करे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जब प्लेंटिफ को रूल्स ने मना किया है कि वो किसी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन के हवाले से सूट फाइल ना करे, तो फिर सेक्शन 12(1) क्या कह रहा है, ही शेल नॉट बी इंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉज ऑफ एक्शन इन एनी कोर्ट टू विच द कोर्ट अप्लाइज। तो वो जो प्लेंटिफ है वो इंटाइटल्ड नहीं है कि वो उन मैटर्स के हवाले से, उन कॉज ऑफ एक्शंस के हवाले से कोई भी सूट इंस्टीट्यूट करे किसी भी ऐसे कोर्ट में जिसके ऊपर कोड अप्लाई होता है। कोड का मतलब क्या है, यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, यानी कि जिन कोर्ट्स के ऊपर सीपीसी अप्लाई होता है, यानी कि सिविल कोर्ट्स की बात हो रही है। तो बुक में आप जहाँ पर भी कोड लफ्ज़ देखोगे जिसमें सी कैपिटल करके लिखा है, तो कोड लफ्ज़ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 12(1) क्या कह रहा है, जब किसी प्लेंटिफ को रूल्स ने मना किया है कि वो किसी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन के वजह से सूट फाइल ना करे, तो सेक्शन नंबर 12(1) मजीद क्या कह रहा है कि फिर वो जो प्लेंटिफ है वो उन मैटर्स के हवाले से किसी भी कोर्ट के अंदर, किसी भी सिविल कोर्ट के अंदर सूट फाइल नहीं करेगा। ठीक है, अब हम यहीं से इसके एजेंजल्स ड्रॉ करते हैं। पहला एजेंजल क्या है, प्लेंटिफ इज प्रोहिबिटेड, प्लेंटिफ को किस चीज़ से मना किया गया है, फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग फर्दर सूट, कि वो फर्दर सूट इंस्टीट्यूट ना करे, सेकंड सूट इंस्टीट्यूट ना करे। किस हवाले से, फर्दर सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पार्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन, किसी मखसूस कॉज ऑफ एक्शन के हवाले से रूल्स मना करते हैं। किसने मना किया है, प्लेंटिफ इज प्रोहिबिटेड बाय रूल्स, रूल्स जो आगे मौजूद हैं उन्होंने मना किया है, उन वहाँ पर कोई प्रोहिबिशन मौजूद है। और क्या एसेंशियल है सेक्शन नंबर 12(1) का, प्लेंटिफ शेल नॉट इंस्टीट्यूट सच फर्दर सूट इन एनी कोर्ट, कि जो प्लेंटिफ है वो फिर उन मैटर के हवाले से किसी भी कोर्ट के अंदर सूट फाइल नहीं करेगा। जब प्लेंटिफ को रूल्स के ज़रिए मना किया गया है कि वो किसी मैटर के हवाले से सूट फाइल ना करे, तो सेक्शन 12(1) क्या कह रहा है कि वो जो प्लेंटिफ है कि फिर वो उन मैटर्स के हवाले से, उन कॉज ऑफ एक्शंस के हवाले से सेकंड टाइम सूट किसी भी कोर्ट के अंदर फाइल नहीं करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रूल्स का मतलब क्या है। 12(1) में जिन रूल्स की बात हो रही है कि रूल्स प्लेंटिफ को मना करते हैं, रूल्स प्रोहिबिट करते हैं, तो किन रूल्स की बात हो रही है, तो रूल्स को डिफाइन कहाँ पर किया हुआ है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 18 में रूल्स की डेफिनेशन मौजूद है। क्या मतलब है रूल्स का, वो रूल्स जो कहाँ पर मौजूद हैं, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मौजूद है। तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर किस तरह मौजूद हैं, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हमारे पास कई सारे ऑर्डर्स हैं और उन ऑर्डर्स के अंदर कई सारे रूल्स हैं। ठीक है, तो उन रूल्स की बात हो रही है। उन रूल्स में से अगर कोई रूल्स ऐसे हैं जो प्लेंटिफ को से किसी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन के हवाले से सूट फाइल करने से मना करते हैं, तो उन रूल्स की बात हो रही है। यहाँ पर हम चंद रूल्स की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डर 2 रूल 1, ऑर्डर 9 रूल 9, ऑर्डर 22 रूल 9 और इसके अलावा ऑर्डर 23 रूल 1। अब ये जो रूल्स यहाँ पर लिखे हैं इनकी बात हो रही है। ठीक है, अब हम इन्हें शॉर्टली डिस्कस करते हैं। ऑर्डर 2 रूल 2 किस हवाले से, सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम, ये
रूल क्या कहता है कि जब भी प्लेंटिफ किसी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन के हवाले से सूट फाइल करेगा तो उस सूट के अंदर जितने भी वो रिलीफ क्लेम कर सकता है उस डिफेंडेंट के खिलाफ उस पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन के हवाले से वो जितने भी रिलीफ क्लेम कर सकता है तो वो एक ही सूट के अंदर सारे रिलीफ क्लेम करेगा, ठीक है। और अगर इस तरह होता है कि प्लेंटिफ जानबूझकर कोई रिलीफ छोड़ देता है, उसे क्लेम नहीं करता, तो फिर क्या होगा, सेकंड टाइम वो फिर उसी मैटर को, उसी कॉज ऑफ एक्शन को लेकर उसी पार्टी के खिलाफ वो फिर सेकंड टाइम सूट फाइल नहीं कर सकता वो रिलीफ क्लेम करने के लिए जो कि उसने पहले सूट के अंदर क्लेम नहीं किए थे। तो ऑर्डर 2 रूल 2 क्या कह रहा है कि जिस कॉज ऑफ एक्शन के हवाले से प्लेंटिफ ने जानबूझ के खुद कोई रिलीफ क्लेम नहीं किया तो बाद में फिर वो सेकंड टाइम सूट फाइल करके वो रिलीफ क्लेम नहीं कर सकता जो उसने पहले छोड़ दिए थे, पहले सूट के अंदर छोड़ दिए थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई प्लेंटिफ सूट फाइल करता है सूट फॉर द रिकवरी ऑफ रेंट, तो उसे चाहिए कि जितना भी रेंट ड्यू है, जितने भी एरियर्स ऑफ रेंट हैं, उन तमाम को वो रिकवर करे। अगर वो कुछ मंथ्स के जो रेंट है उसे छोड़ देता है तो बाद में फिर वो दोबारा सूट फाइल करके उनको अलग से रिकवर नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा रूल कौन सा है जो कि प्लेंटिफ को प्रोहिबिट करता है, ऑर्डर 9 रूल 9 जो क्या कहता है, डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफॉल्ट बार्स फ्रेश सूट। इसी ऑर्डर का जो रूल नंबर 8 है वो क्या कहता है कि जब कोर्ट ने हेयरिंग के लिए डेट फिक्स की होगी और उस डेट पर अगर प्लेंटिफ अपेयर नहीं होता तो कोर्ट उसके सूट को डिसमिस कर सकता है बाय डिफॉल्ट, यानी कि प्लेंटिफ की नन अपेयरेंस की वजह से कोर्ट उस सूट को डिसमिस करता है। तो जैसे हम क्या कहते हैं, डिसमिसल बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो रूल नंबर 9 फिर क्या कहता है कि अगर कोई सूट रूल नंबर 8 के अंडर डिसमिस हो गया, यानी कि प्लेंटिफ अपेयर नहीं हुआ जिसकी वजह से कोर्ट ने सूट को डिसमिस कर दिया, तो प्लेंटिफ उसी मैटर को लेकर फिर फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकता। रेमेडीज़ वगैरह भी दी हुई हैं इन तमाम डिसमिसल्स के हवाले से, लेकिन फिर वो उन्हीं रूल्स के अंदर दी हुई हैं, इन्हीं ऑर्डर्स के अंदर दी हुई हैं, फिलहाल हम उन्हें डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। तो ऑर्डर 9 रूल 9 क्या कहता है कि अगर प्लेंटिफ के डिफॉल्ट की वजह से कोई सूट कोर्ट ने डिसमिस किया होगा तो उस मैटर को लेकर फिर वो फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकता। और एग्जांपल हमारे पास है ऑर्डर 22 रूल 9, वो क्या कहता है, डिसमिसल ऑफ सूट ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ प्लेंटिफ, कि अगर कोई प्लेंटिफ इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है तो फिर वो किसी सूट को कंटिन्यू नहीं कर सकता। यानी कि प्लेंटिफ ने एक सूट फाइल किया हुआ था, वो सूट चल रहा था, उसके दौरान अगर वो जो प्लेंटिफ है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो फिर वो उस सूट को कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो जो डिफेंडेंट है वो एप्लीकेशन दे सकता है कोर्ट में कि जो प्लेंटिफ है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है और इंसॉल्वेंसी के ग्राउंड पर कोर्ट एम्पावर्ड है कि वो उसके सूट को डिसमिस कर सकता है, ठीक है। अभी जो सूट डिसमिस हो गया, जिस मैटर के हवाले से सूट डिसमिस हो गया, तो जो प्लेंटिफ है वो उसी मैटर को लेकर, उसी कॉज ऑफ एक्शन को लेकर फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकती। ये कहाँ पर मौजूद है, रूल नंबर 9 के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो ऑर्डर 22 रूल 9 क्या कह रहा है कि अगर प्लेंटिफ के इंसॉल्वेंसी की वजह से कोर्ट सूट को डिसमिस करता है तो फिर उसी मैटर को लेकर वो सेकंड टाइम सूट फाइल नहीं कर सकता, फर्दर सूट फाइल नहीं कर सकता, फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकता। और एग्जांपल हमारे पास लास्ट कौन सी है, ऑर्डर 23 रूल 1, वो क्या कहता है, विड्रॉल और अबंडमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम, कि अगर जो प्लेंटिफ है वो विड्रॉ कर लेता है पूरा सूट या पूरा सूट या सूट में से कुछ हिस्से को, कुछ क्लेम को, कुछ रिलीफ को विड्रॉ कर लेता है, यानी कि वापस ले लेता है विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट। यहाँ पर ज़रूरी चीज़ क्या है, कोर्ट की परमिशन के बगैर अगर जो प्लेंटिफ है वो किसी क्लेम को विड्रॉ कर लेता है या पूरा सूट ही विड्रॉ कर लेता है तो फिर इस तरह नहीं होगा कि बाद में अब जब उसका मूड हुआ तो वो फिर आकर दोबारा से उस मैटर के हवाले से सूट फाइल करे। एक बार उसने सूट फाइल करके उस सूट को वापस ले लिया तो दोबारा फिर वो जब आएगा कोर्ट के अंदर, दोबारा वो मैटर लेकर दोबारा सूट फाइल करना चाहेगा तो कोर्ट उसे अलाउ नहीं करेगा, फ्रेश सूट फिर वो उसी मैटर के हवाले से फाइल नहीं कर सकता। इसी तरह अगर जो प्लेंटिफ है वो किसी भी सूट के अंदर अपना कोई जो क्लेम है उसका कुछ हिस्सा अबंडन कर देगा, यानी कि उस हिस्से से दस्तबरदार हो जाएगा, उसको खुद छोड़ देगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर जो प्लेंटिफ है उसने 10,000 का क्लेम किया है, अब उसमें से वो खुद अपनी मर्ज़ी से विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट 5,000 छोड़ रहा है डिफेंडेंट के हक़ में, खुद अपनी मर्ज़ी से छोड़ रहा है, अपनी मर्ज़ी से अबंडन कर रहा है। तो अब ये जितना पोर्शन उसने लेफ़्ट कर दिया है, उसने अबंडन कर दिया है, इस पोर्शन को लेकर अब वो सेकंड टाइम सूट फाइल नहीं कर सकता। तो ऑर्डर 23 रूल 1 क्या कहता है कि जब प्लेंटिफ अपनी मर्ज़ी से किसी सूट को विड्रॉ करता है या फिर क्लेम के कुछ पोर्शन को अबंडन करता है तो फिर वो उस मैटर के हवाले से फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर सारी डिस्कशन किसकी मुकम्मल हो गई है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 की, ठीक। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बार तो है लेकिन इस सेक्शन में रेमेडी भी मौजूद है और रेमेडी के हवाले से भी ये जो 12(2) के जो सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या है, वेयर अ पर्सन चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ अ जजमेंट डिक्री और ऑर्डर ऑन द प्ली ऑफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, कि अगर किसी पर्सन के खिलाफ जजमेंट डिक्री ऑर्डर आ गया और वो उस जजमेंट डिक्री ऑर्डर
की वैलिडिटी को चैलेंज कर रहा है, यानी कि उसकी करेक्टनेस को चैलेंज कर रहा है, तो फिर वो किस तरह करेगा, कौन से ग्राउंड्स के ऊपर कर रहा है, कौन सी प्ली ले रहा है, कौन से ग्राउंड्स के ऊपर। 3 ग्राउंड्स की बात हो रही है, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन। वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब, यानी कि उस पर्सन को लगता है कि जिस कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो कोर्ट, उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ही नहीं था उस मैटर के हवाले से। ठीक है, तो अगर इस तरह के ग्राउंड्स हैं तो क्या करेगा वो पर्सन, रेमेडी भी यहीं पर दी हुई है, ही शैल सीक हिज रेमेडी बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट विच पास द फाइनल जजमेंट डिक्री ऑर्डर एंड नॉट बाय सेपरेट सूट। यहीं पर बार भी मौजूद है और यहीं पर रेमेडी भी मौजूद है कि वो जो पर्सन है वो इन ग्राउंड्स के ऊपर, इन 3 ग्राउंड्स में से किसी ग्राउंड के ऊपर अगर वो उस जजमेंट डिक्री ऑर्डर को चैलेंज करना चाहता है तो फिर वो सेपरेट सूट फाइल करके उस जजमेंट डिक्री ऑर्डर को चैलेंज नहीं करेगा, बल्कि क्या होगा, जिस कोर्ट ने फाइनल जजमेंट डिक्री पास किया है, अब फाइनल लफ्ज़ क्यों लिखे इसको हम आगे समझेंगे, जिस कोर्ट ने फाइनल जजमेंट डिक्री ऑर्डर पास किया होगा उसी कोर्ट में वो जाएगा, उसी कोर्ट में वो एप्लीकेशन देगा, उसमें ये ग्राउंड्स मेंशन करेगा, इन ग्राउंड्स को अगर वो प्रूफ कर लेगा तो फिर वो जो कोर्ट है वो इस जजमेंट डिक्री ऑर्डर को सेट असाइड कर देगा। ठीक है, तो सेकंड सूट वो फाइल नहीं कर सकता, जब वो इन ग्राउंड्स को लेगा तो सेपरेट सूट फाइल नहीं करेगा, इसी कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दाखिल करेगा। ठीक है, तो जिस पर्सन के खिलाफ जजमेंट डिक्री ऑर्डर आ जाता है और उसके पास इन तीनों ग्राउंड्स में से कोई ग्राउंड मौजूद है तो वो पर्सन उसी कोर्ट के अंदर वापस जाकर उसी कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और उस डिग्री को सेटिसाइड करवा सकता है। अपील में भी जा सकता है, वो राइट अपनी जगह, रिवीजन के ग्राउंड्स मौजूद हैं तो वहाँ पर भी जा सकता है, और जो रिव्यू के ग्राउंड्स मौजूद हैं वो तमाम भी हैं। ठीक है, तो उन तमाम रेमेडीज़ के साथ सेक्शन नंबर 12(2) के अंदर भी रेमेडी मौजूद है। इसी तरह अगर किसी पर्सन के खिलाफ एक्स पार्टी डिग्री आ जाती है तो अगर उसके पास इन तीनों ग्राउंड्स में से कोई ग्राउंड मौजूद हैं तो तब भी वो सेक्शन 12(2) की जो रेमेडी है उसको इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, किस तरह है। फॉर एग्जाम्पल, जो पर्सन जिसकी फेवर में डिसीजन आया उसने कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए कोर्ट में पेश किए थे। फोर्ज डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है, यानी कि कोई जाली दस्तावेज़ात पेश करके कोर्ट से वो डिसीजन लिया है। या फिर किस तरह है, उसने उस केस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कंसील किया है, कुछ इंपॉर्टेंट हक़ाइक़ को छुपाया है, या फिर जो डिफेंडेंट को समन्स हैं वो भेजे ही नहीं गए, या उसका एड्रेस जो है वो गलत लिखा गया था। ठीक है, तो अगर इस तरह है कि किसी डिफेंडेंट को समन्स सर्व ही नहीं हुए, समन्स भेजे ही नहीं गए, प्लेंटिफ ने कोई फ्रॉड कमिट किया है, तो क्या है, उस पर्सन के खिलाफ जब डिसीजन आ गया है, वो पर्सन जिसके खिलाफ एक्स पार्टी डिग्री आई है, तो वो भी जो सेक्शन 12(2) की जो रेमेडी है उसे इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो जब भी फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन को ग्राउंड बनाया जाएगा तो सेक्शन 12(2) की भी रेमेडी मौजूद है, अपार्ट फ्रॉम अपील वगैरह। ठीक है, तो वो तमाम रेमेडीज़ भी अपनी जगह और ये रेमेडी भी अपनी जगह मौजूद है। अब हम यहीं से इसके इसेंशियल्स ड्रॉ करते हैं। पहला इसेंशियल क्या है, जजमेंट डिक्री ऑर्डर पास्ड बाय कोर्ट, कि क्या चीज़ ज़रूरी है, डिसीजन आ गया हो, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया हो। और क्या है, अ पर्सन चैलेंजेस द वैलिडिटी, उसकी करेक्टनेस को चैलेंज कर रहा है, यानी कि उस जजमेंट डिक्री ऑर्डर की करेक्टनेस को कोई पर्सन चैलेंज कर रहा है। कौन से ग्राउंड्स, 3 ग्राउंड सिर्फ मौजूद हैं सेक्शन 12(2) के अंदर, इसके अलावा चौथा कोई ग्राउंड भी सेक्शन 12(2) की एप्लीकेशन के अंदर नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। ठीक है, कौन से ग्राउंड्स, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन। तो रेमेडी क्या है यहाँ पर, किस तरह रेमेडी हासिल कर सकता है वो बंदा, किस तरह रेमेडी हासिल कर सकता है वो पर्सन, मेकिंग एप्लीकेशन वो देगा किस पर्पस के लिए, ताकि उस जजमेंट डिक्री ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया जाए। फॉरम क्या है, कौन से फॉरम पे एप्लीकेशन दी जाएगी, कोर्ट विच पास द फाइनल जजमेंट डिक्री ऑर्डर, उस कोर्ट को एप्लीकेशन दी जाएगी जिसने फाइनल जजमेंट डिक्री ऑर्डर पास किया है। अब यहीं पर हम एक और बात डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि जब एक मैटर कोर्ट ने डिसाइड कर लिया, जब उसके खिलाफ कोई पर्सन अपील में जाता है तो आपको पता है कि जो अपील है वो क्या कहलाती है, अपील इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ सूट का ही जो ट्रायल है वो फिर दोबारा से चलता है। ठीक, तो अगर इस तरह है, ठीक है, तो एक मैटर कोर्ट ने डिसाइड कर लिया, फिर उसके खिलाफ कोई पर्सन अपील में चला गया, अपील के अंदर वो मैटर अभी कोर्ट सुन रहा है, तो जितने टाइम के दौरान अभी एपेलेट कोर्ट उस मैटर को सुन रहा है, तो जो लोअर कोर्ट का जो डिसीजन है, लोअर कोर्ट की जो जजमेंट है वो फिलहाल फाइनल है। तो पर्सन जब 12(2) की एप्लीकेशन फाइल करेगा तो वो उस लोअर ट्रायल कोर्ट में जाएगा। ठीक है, इसी तरह एपेलेट कोर्ट ने उस मैटर को सुन लिया, एपेलेट कोर्ट ने उस मैटर को डिसाइड कर लिया, एपेलेट कोर्ट ने नई डिक्री जजमेंट ऑर्डर पास कर लिया। ठीक है, तो अब जो फाइनल जजमेंट डिक्री ऑर्डर है किसका है, एपेलेट कोर्ट का है। लोअर कोर्ट की जो जजमेंट डिक्री ऑर्डर थी वो अब फाइनल नहीं रही, तो अब जब पर्सन 12(2) की एप्लीकेशन फाइल करेगा तो कहाँ पर फाइल करेगा, एपेलेट कोर्ट में फाइल करेगा। वहाँ पर एप्लीकेशन फाइल की जाएगी जिस कोर्ट की जजमेंट डिक्री ऑर्डर फाइनल होगी। तो अगर अपील पेंडिंग है तो उस तमाम ड्यूरेशन के दौरान किसकी जजमेंट डिक्री ऑर्डर फाइनल है, जो ट्रायल कोर्ट है, तो ट्रायल कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दी जाएगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन कहाँ पर दी जाएगी, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही कोर्ट होगा जिसने वो डिक्री ऑर्डर पास किया है। कौन सा कोर्ट, जिसने फाइनल जजमेंट डिक्री ऑर्डर पास किया, अगर वो एपेलेट कोर्ट है तो एपेलेट कोर्ट, अगर लोअर कोर्ट है तो वो लोअर कोर्ट। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, पर्सन लव्स। जो आपने देखा
सेक्शन 12(2) में टर्म क्या है, पर्सन, वेयर अ पर्सन चैलेंजेस। सेक्शन 12(1) के अंदर क्या लिखा है, प्लेंटिफ, सिर्फ प्लेंटिफ की बात हो रही है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ के ऊपर वो बार मौजूद है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पर्सन की, यानी कि सिर्फ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ही नहीं, कोई भी पर्सन जो कि उस डिग्री से एग्रीव्ड है, जिसके राइट्स उस जजमेंट डिग्री ऑर्डर की वजह से इफेक्ट होते हैं, तो वो पर्सन उस जजमेंट डिग्री ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है, 12(2) की एप्लीकेशन कोई भी पर्सन फाइल कर सकता है, चाहे वो सूट के अंदर पार्टी था या नहीं था। वो तो कोई भी वो पर्सन जिसके राइट्स एडवर्सली इफेक्ट हों, वो पर्सन 12(2) की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ठीक, अब ये जो 12(2) की एप्लीकेशन फाइल की जाती है, इसकी लिमिटेशन क्या है, इसको कौन सा आर्टिकल गवर्न करता है, आर्टिकल 181। क्या लिमिटेशन है, 3 इयर्स। जब उस पर्सन को फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन का इल्म होगा, जिस डेट से उसे फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन का पता चलेगा, फिर वहाँ से पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू होता है। कितना पीरियड है, 3 इयर्स। 3 साल के अंदर फिर वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है उस कोर्ट में जिसने फाइनल जजमेंट डिग्री ऑर्डर पास किया है। ठीक है, अब ये जो सेक्शन 12(2) है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो इसलिए हम यहाँ पर इसको चंद केस लॉ से भी मजीद डिस्कस करते हैं। पहला केस लॉ हमारे पास क्या है, 2007 PLD 66 पिशावर। ये क्या कहता है, चैलेंजिंग वैलिडिटी ऑफ ऑर्डर ऑन प्ली ऑफ फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन। जब आप किसी भी ऑर्डर को चैलेंज करते हो, कौन से ग्राउंड्स के ऊपर प्ली आप क्या ले रहे हो, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन, ऑर्डर मेड बाय सेम कोर्ट कैन बी चैलेंज्ड एंड रिकॉल्ड अंडर सेक्शन 12(2) इन द सेम कोर्ट प्रोवाइडेड क्वेश्चन ऑफ फ्रॉड ETC। कि आप उस ऑर्डर को, जिस ऑर्डर को आप चैलेंज करना चाहते हो, उस ऑर्डर को आप उसी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। कौन से ग्राउंड्स के ऊपर, यहाँ पे फ्रॉड ETC करके लिखा है, यानी कि उन्हीं 3 ग्राउंड्स की बात हो रही है। जब ये वाले ग्राउंड्स लिए जाएंगे, सेपरेट सूट इज़ क्लियरली बार्ड। सेपरेट सूट आप फाइल नहीं कर सकते इस लिहाज से। हाँ, अपील वगैरह में जा सकते हो, वो सारी चीज़ें अलग हैं। सेपरेट सूट नए से शुरू नहीं कर सकते। सेपरेट सूट इज़ क्लियरली बार्ड टू बी फाइल्ड बिफोर एनी अदर कोर्ट ऑफ सिविल जुरिस्डिक्शन। किसी भी सिविल कोर्ट के सामने आप सूट फाइल नहीं कर सकते। जब भी आपने जजमेंट डिग्री ऑर्डर को चैलेंज करना है, तो आप उसी कोर्ट में जाओगे जिसने वो डिग्री जजमेंट ऑर्डर पास किया है, वहाँ पर आप एप्लीकेशन फाइल करोगे। अगर आपके पास वो 3 ग्राउंड्स हैं, उन 3 ग्राउंड्स में से कोई ग्राउंड है, अगर आप उसे प्रूव कर सकते हो, तो आप 12(2) की एप्लीकेशन फाइल करके उस जजमेंट डिग्री ऑर्डर को सेट असाइड करवाओगे। ठीक है, नया सूट फाइल करके आप उस जजमेंट डिग्री ऑर्डर को चैलेंज नहीं करोगे। और केस लॉ हमारे पास कौन सा है, 2011 CLC 1834। ये क्या कहता है, द फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन शुड हैव बीन प्रैक्टिस ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट एंड नॉट आउटसाइड द कोर्ट। कि जो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन आप अलेज कर रहे हो, जो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन आप एप्लीकेशन में लगा रहे हो, जिसको आप ग्राउंड ले रहे हो, ये फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन कहाँ पर हुआ हो, अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान हुआ है, तब उस फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन को कंसीडर किया जाएगा। अगर आउट ऑफ कोर्ट, आउटसाइड ऑफ द कोर्ट अगर फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन हुए, तो वो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट किस तरह हम एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो प्लेंटिफ था उसने डिफेंडेंट का जो एड्रेस है वो गलत लिखा था और गलत एड्रेस पे समन्स जाते रहे, या फिर जो प्लेंटिफ था उसने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कोर्ट से छुपाए रखा, या फिर जो प्लेंटिफ था उसने कोई जाली डॉक्यूमेंट्स पेश करके कोर्ट से डिसीजन हासिल किया। तो ये तमाम वो उस किस्म के फ्रॉड्स हैं जो कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान हुए हैं। तो ये केस लॉ क्या कहता है कि सिर्फ वो वाले फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है जो कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान हुए होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है 2011 SCMR 986, जो वो क्या कहता है, वेयर फ्रॉड इज एस्टेब्लिश। अगर फ्रॉड एस्टेब्लिश हो जाता है, द होल डिग्री विल बी अफेक्टेड एंड बी सेट असाइड। पूरी जो डिग्री है वो इफेक्ट होगी और पूरी डिग्री को कोर्ट सेट असाइड कर देगा। फिर एक और केस लॉ हमारे पास क्या है, 1987 MLD 1253। वो क्या कहता है, अभी एक्स पार्टी डिग्री के लिहाज से शुरू में मैंने आपको बता दिया कि अगर एक्स पार्टी डिग्री के खिलाफ भी आप 12(2) की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो अगर ये ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक्स पार्टी डिग्री हैड बीन ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्टिव एंड फॉल्स सर्विस ऑन एप्लीकेंट इन कोल्यूजन विद बैलिफ ऑफ कोर्ट। कि एक्स पार्टी डिग्री हासिल की गई, किस तरह हासिल की गई, फॉल्स सर्विस करके। किस तरह फॉल्स सर्विस की गई कि जो प्लेंटिफ था उसने बैलिफ के साथ मिली भगत कर दी। यानी जो बैलिफ कौन होता है, जो कोर्ट की तरफ से समन्स डिफेंडेंट को सर्व करता है। तो प्लेंटिफ ने क्या किया, बैलिफ के साथ मिली भगत करके फॉल्स सर्विस करते रहे, यानी कि सर्विस की ही नहीं या गलत एड्रेस पे की, और कोर्ट के सामने ये बताया गया कि जो डिफेंडेंट है उसे नोटिस सर्व किया जा रहा है, जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा, और कोर्ट ने उस मैटर को एक्स पार्टी सुना, एक्स पार्टी डिसाइड किया। तो ये सब किस तरह की मिसालें हैं, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन की मिसालें हैं। ठीक है, तो अगर एक्स पार्टी डिग्री इस तरह हासिल की गई है, फॉल्स सर्विस करके, यानी जो डिफेंडेंट है उसको नोटिस सर्व नहीं करवाए गए, फिर अगर उस डिफेंडेंट के खिलाफ एक्स पार्टी डिग्री आई है, तो फ्रॉड के ग्राउंड पर उस डिग्री को सेट असाइड किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है 2008 SCMR 236। वो क्या कहता है, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) कंटेनिंग सीरियस एलिगेशंस ऑफ फॉर्जरी एंड फ्रॉड कुड नॉट बी डिसाइडेड विदाउट रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि जब कोई पर्सन एलिगेशन लगाता है कि ये डिग्री है फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के जरिए हासिल की गई है, तो इनको वो इस्टेब्लिश करेगा, एविडेंस इस्टेब्लिश करेगा और कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड करेगा। और अगर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि वाकई फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन कमिट हुआ है,
तब जो कोर्ट है वो उस डिग्री को सेट असाइड करेगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और केस लॉ है 2011 CLC 355 पेशावर। वो क्या कहता है, फ्रॉड एंड फॉर्जरी मस्ट बी प्रूव बाय प्रोड्यूसिंग अनइम्पीचेबल, इम्पार्शियल एंड कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग एविडेंस, मच लेस मियर एलिगेशंस कोल्ड नॉट पार्टेक प्रूफ रिक्वायर्ड अंडर द लॉ। ये क्या कहता है कि जब आप फ्रॉड या फॉर्जरी यानी कि अगर आप कहते हो कि जो अदर साइड है उसने फ्रॉड किया या फिर जालसाजी की है, कोई जाली डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेश किए हैं, तो आपने इसको प्रूफ करना है। कैसे एविडेंस से प्रूफ करना है, अनइम्पीचेबल यानी कि ऐसे एविडेंस जो कि रिलायबल होंगे, ऐसे एविडेंस जो कि वाकई ट्रस्टवर्दी होंगे, भरोसे के काबिल होंगे, रिलायबल होंगे, तो ऐसे एविडेंस से आप प्रूफ करोगे। सिर्फ एलिगेशंस लगा देना काफ़ी नहीं है। एलिगेशंस आपने लगाए तो उन एलिगेशंस को आप प्रूफ भी करोगे। जब वो प्रूफ हो जाएंगे तब कोर्ट उस डिग्री को सेट असाइड करेगा। लास्ट केस लॉ हम डिस्कस करते हैं वो किस हवाले से 2010 SCMR 1097। ये क्या कहता है, ग्राउंड्स फॉर वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड। कि अगर इस तरह की जब आप ग्राउंड लेते हो तो आपके पास रेमेडी क्या है। अब यहाँ पर 12(2) के अलावा और रेमेडीज़ की बात हो रही है। ठीक है, डिग्री ऑन सच ग्राउंड्स कुड बी सेट असाइड। जब आप इस तरह के ग्राउंड्स लेते हो तो उस डिग्री को आप सेट असाइड करवा सकते हो। किस तरह, ईदर ऑन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) के अंडर एप्लीकेशन फाइल करके भी कर सकते हो, और थ्रू एन अपील, अ रिवीजन और रिव्यू इफ अवेलेबल अंडर द लॉ। और अगर आपके पास अपील का राइट अवेलेबल है उस डिग्री ऑर्डर के अगेंस्ट, या फिर रिवीजन का राइट अवेलेबल है, रिवीजन वाले ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, रिव्यू वाले ग्राउंड्स अगर आपके पास मौजूद हैं, तो आप 12(2) की एप्लीकेशन के अलावा अपील में भी जा सकते हो, रिवीजन में भी जा सकते हो, रिव्यू में भी जा सकते हो। ये बात शुरू में भी मैंने आपको बता दी है। सिर्फ 12(2) कहता क्या है कि आप सिर्फ फ्रेश सूट फाइल करके उस जजमेंट डिग्री ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अपील में तो आप जा सकते हो, आपके खिलाफ जब जजमेंट डिग्री ऑर्डर आ गई तो आप अपील में जा सकते हो, रिवीजन में जा सकते हो, रिव्यू में जा सकते हो, जहाँ पर आपको लॉ अलाउ करते हैं, जहाँ पर वो ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 12 किस हवाले से है, ये सेकंड सूट को बार करता है। 12(1) क्या कहता है कि जिन मैटर्स के हवाले से प्लेंटिफ को रूल्स ने मना किया है कि वो सेकंड सूट फाइल नहीं करेगा, तो उन मैटर्स के हवाले से वो सूट फाइल नहीं करेगा। और 12(2) क्या कहता है कि जब आप किसी जजमेंट डिग्री ऑर्डर को फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन जैसे ग्राउंड्स के ऊपर चैलेंज करना चाहते हो, तो आप ये चैलेंज फ्रेश सूट फाइल करके नहीं करोगे बल्कि एप्लीकेशन के जरिए करोगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आज का जो टॉपिक है इन केस लॉस के साथ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।